नमस्कार दोस्तों। एक खेल आप अक्सर बच्चों के साथ आप भी खेलते हैं। बच्चे तो खेलते ही हैं, लगभग सभी बच्चे, हर एज ग्रुप के, हर उम्र के बच्चे जो हैं वो इस खेल को देख चुके हैं और खेल भी चुके हैं। खेल है सांप सीढ़ी का खेल। अब सांप सीढ़ी का खेल जो एक लूडो की तरह से आपके सामने फैला दिया जाता है, फिर आप उसमें दाने फेंकते हैं, फिर उस दानों के बाद अगर वो दाने कहीं सांप के मुंह में चले गए तो आपको सांप की पूंछ तक वापस आना पड़ता है। और यदि सहज भाव से आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आपको पूर्णता भी प्राप्त हो जाए। ये वस्तुतः अब इसका कोई इसकी बारीकी में जाने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है, तथ्य ये है कि 13वीं सदी में हमारे यहाँ एक संत हुए हैं और कवि भी उनको माना जाता है, अपने स्तर का, अपने समय का महान कवि, और वो थे संत ज्ञानदेव। संत ज्ञानदेव ने बच्चों के लिए ही बाल साहित्य की श्रेणी में ही उन्होंने एक मोक्ष पत्तम के नाम से एक पुस्तक रची। मोक्ष पत्तम के नाम से, कुछ लोग इसको मोक्ष पातम भी कह लेते हैं। और अंग्रेज़ों ने बाद में, या अंग्रेज़ी कुछ समीक्षकों ने, या जो खेल के नाम पर बहुत सारे नए नए आविष्कार अपने नाम पर चस्पा कर लेते थे या अपने नाम की मोहर वहाँ लगा देते, उन लोगों ने उसी पुस्तक को, उसी बाल साहित्य की पुस्तक को और ये सांप और सीढ़ी के खेल के नाम से बाकायदा एक नक्शा बना के उसको बेचना शुरू कर दिया। और कितनी बिकी कोई अंदाज़ा ही नहीं, कोई अनुमान नहीं है। अब इसमें यह है कि लगभग 100 जो हैं वो वर्गाकार के खाने होते हैं, 100 वर्ग होते हैं अलग अलग। और उसमें कुछ एक वर्ग तो बड़े महत्वपूर्ण हैं साहित्य की दृष्टि से भी, लेकिन साहित्य की दृष्टि को कौन देखता है खेल में, और ख़ासकर जब ब्रिटिशों ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया हो तो उसके बाद देखने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसमें जो 12वां जो खेल है, 12वां जो खाना है, 12वां जो एक वर्ग है, 12वें वर्ग को संत ज्ञानदेव ने अपने मूल स्वरूप में उसको विश्वास का या आस्था का प्रतीक माना था, घोषित किया था। और इसी प्रकार से जो 51वां जो वर्ग था उसको विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के रूप में प्रस्तुत किया था कि ये उसका प्रतीक है 51। और उसके बाद जो 57वां जो वर्ग था उसको भी बाकायदा दार्शनिक दृष्टि से व्यक्त किया गया और उसे प्रतीक माना गया कि ये जेनरोसिटी अर्थात उदारता का प्रतीक है। इसी तरह से जो 76 वाला जो वर्ग है उसे ज्ञान का प्रतीक माना गया। तो इस प्रकार से उसने अलग अलग जो व्याख्याएं दी वो भी हर वर्ग के साथ किसी न किसी सैद्धांतिक पक्ष को जोड़ा। और 78वां जो था वो जो था उसमें वैराग्य के साथ उसको जोड़ दिया। और उसके बाद बीच बीच में कुछ और भी बड़े दिलचस्प उस खेल में, मूल जो इसका मोक्षा पातम है या मोक्षा पत्तम है, तो उसमें 41वां जो वर्ग है उसको अलग से अवहेलना, डिसोबीडियंस अर्थात चीज़ों को स्वीकार ना कर पाना, ना करना और उनको रद्द कर देना, इसका प्रतीक भी माना गया कि जहाँ कोई ऐसी बात आए कि जहाँ ठीक ठाक न्यायिक चीज़ को भी स्वीकार ना किया जाए उसको 41वें वर्ग में डाल दो। और इसी प्रकार से 44वां जो वर्ग था वो अहंकार का निर्धारित कर दिया गया प्रतीक। 49वां वर्ग जो है उसमें अश्लीलता का पुट दे दिया गया कि ये तो अश्लील है, इसको तो इस वर्ग से भी बचना चाहिए। सांप का मुंह होगा उस वर्ग में, इसलिए उसको ऐसी इंगित किया कि मानो इससे बचाव ना हुआ तो आप उसकी पूंछ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दे दिए गए। और जो 99 अर्थात 99 वाला जो वर्ग था उसे लस्ट, लोभ की चरम सीमा का प्रतीक दे दिया गया। और उसके बाद जो 100वां वर्ग था, अंतिम वर्ग, उसको मोक्ष कह दिया गया। ये मोक्ष है।
जब तक हमारे भारतीय साहित्य में संत ज्ञानदेव की इस पहेली नुमा कविता या काव्य के सौष्ठव पर चर्चा होती रही, तब तक वो मोक्ष का सिद्धांत भी लागू रहा, लोप्स का सिद्धांत भी लागू रहा। तब तक सारे के सारे सिद्धांत, अवहेलना का, अहंकार का, सारे के सारे सिद्धांत उन वर्गों में निहित थे, और जहाँ जहाँ कुवृत्तियाँ थी वहाँ वहाँ सांप का मुँह था। तो इस प्रकार से एक मैसेज देने का, एक संदेश देने का उस संत कवि ने प्रयास किया था। और जब ब्रिटिशों ने देखा कि ये बड़ा लोकप्रिय है यहाँ के बच्चों में, चुटियाधारी बच्चे, संस्कार वाले जो हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ इसको खेलते हैं, तो इस पर ठप्पा लगा देना चाहिए। तो उन्हें उसका सांप और सीढ़ी का खेल, ये ठप्पा दे के, स्नेक्स एंड द लेडर्स, ये ठप्पा लगा कर अपना, और इसको बाज़ार का एक हिस्सा बना दिया। और ये खेल जो है अब बाज़ार में जो उपलब्ध है वो संत ज्ञानदेव के नाम से नहीं है, वो किसी शैतान के नाम से है। निश्चित रूप से शैतान ही कहा जाएगा कि शैतान ही होगा जिसने ये रूप दिया है। धन्यवाद।